जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका बांसुर पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर के हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है। और प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत साथियों अपना जो हमारे आधुनिक काव्य के महत्वपूर्ण जो कवि जिनकी काव्य रचनाएं अपने पाठ्यक्रम में संकलित की गई हैं, तो उनकी काव्य रचनाओं में से किस कवि का कौन सा पद्यांश, उनकी कौन सी कविता मत्स्य विश्वविद्यालय की परीक्षा 2020 के लिए हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है व्याख्या के नज़रिए से। तो उसी श्रृंखला के दरमियान मैं आज आपको रूबरू कराना चाहता हूँ एक और जो महत्वपूर्ण कवि हैं और उनकी जो महत्वपूर्ण काव्य रचना है जिसके की व्याख्या के रूप में परीक्षा में आने की पूरे चांस हैं। तो आइए साथियों, तो ये कवि हैं हमारे अगले सुमित्रानंदन पंत अगली कड़ी में, ठीक है साथियों। और ये है उनकी जो काव्य रचनाएं अपने पाठ्यक्रम में जोड़ी गई हैं, उन सब काव्य रचनाओं में से महत्वपूर्ण पद्यांश काव्यांश जो कि व्याख्या के लिए हमारे लिए बेहद अति महत्वपूर्ण है साथियों, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब मैं देखिए सीधे तौर पे इसका उत्तर आप लोगों को बताता हूँ। तो व्याख्या में जैसे कि पूर्व की कक्षाओं में मैं नियमित बताते आ रहा हूँ, लेकिन एक बार पुनः रिवाइज कर देता हूँ साथियों। सबसे पहले संकेत लिखेंगे, आप लोग संकेत लिख ही लेंगे, संकेत के बाद प्रसंग, और अब प्रसंग आप लोगों को सुनना है। प्रसंग जो है वो आपको लिखना है। प्रसंग लिखकर प्रस्तुत पद्यांश सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित उनके काव्य संग्रह युगांत, सुन रहे हैं आप लोग, उनके काव्य संग्रह युगांत में निहित या संकलित उनकी कविता द्रुत झरों से संकलित किया गया है या लिया गया है, जिसमें कवि ने पुरानी मान्यताओं को त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए लोगों को आह्वान किया है साथियों। ओके, तो ये था प्रसंग कि प्रस्तुत जो पद्यांश है वो सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित उनके काव्य संग्रह युगांत में निहित उनकी काव्य रचना द्रुत झरों से लिया गया है, जिसमें कवि ने पुरानी मान्यताओं को त्यागने के लिए लोगों को प्रेरित किया है, आह्वान किया है। अब मैं सीधा व्याख्या पे आता हूँ साथियों। और व्याख्या से पूर्व देखिए जो कठिन शब्दार्थ उनका एक बार अर्थ देख लेते हैं, फिर मैं व्याख्या आपको बताऊँगा साथियों। तो देखिए यहाँ पे द्रुत झरों यानी तीव्र, जल्दी से, झरों यानी झड़ जाओ, जगत के यानी संसार के, शीर्ण पत्र यानी वो माफ़ कीजिएगा जीर्ण पत्र, जीर्ण यानी पुराने पत्र, पत्र यानी पत्ते, हे स्रस्त ध्वस्त, हे यानी अरे, स्रस्त ध्वस्त यानी कमज़ोर और टूटे फूटे, हे शुष्क, अरे शुष्क सूखे हुए, शीर्ण गिरे हुए, हिम यानी बर्फ यानी सर्दी, ताप यानी गर्मी, पीत यानी पीले, पीत यानी पीले, ठीक है साथियों। मधुवात, मधु यानी बसंत, वात यानी हवा, भीत यानी भयभीत यानी मधुवात से यानी हवा से भयभीत, तुम यानी तुम, वितराग, उदासीन, जड़, पुराचीन यानी प्राचीन, निष्प्राण यानी प्राण रहित, विगत यानी बीते हुए, युग यानी युग, मृत विहंग मरा हुआ पक्षी, जगनीड सांसारिक घोंसला, अश्वासीन श्वास रहित, चयुत अलग गिरे हुए, अस्त व्यस्त पंखों से तुम, झरझर गिर अनंत में आकाश में विलीन हो जाना, मिल जाना। साथियों अब मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि कवि ने यहाँ पर प्रतीकार्थ रूप में जो पुरानी मान्यताएं हैं ना, उनको पीले पत्ते, सूखे हुए पत्ते, वह जो मरा हुआ जो पक्षी है ना, उस मरे हुए पक्षी के जो पंख है ना, उनका प्रतीक माना है। तो जिस प्रकार से जो वृक्ष है उसके पत्ते जो हैं वो पुराने और पीले हो जाते हैं, तो उनके जिस प्रकार से झड़ने का समय आ जाता है तो उन्हें झड़ जाना चाहिए। और साथ ही साथ जिस प्रकार से कोई मरा हुआ जो पक्षी है, उस मरे हुए पक्षी के जो पंख है ना, वो अलग हो करके और आकाश में हवा के झोंके से
उड़ते रहते हैं, विलीन होते रहते हैं। उसी प्रकार से साथियों, जब मान्यताएं पुरानी हो जाएं तो उनका भी त्यागने का, उनको भी छोड़ने का क्या आ जाता है, समय आ जाता है। बस प्रतीकार तौर पर कवि यही हमें समझाना चाह रहा है। और किस प्रकार से कवि कह रहा है, मैं अर्थ यहाँ पे बता रहा हूँ। कवि यहाँ पर पुराने पत्तों के रूप में साथियों, कवि जो है वो पुराने पत्तों के रूप में जो है ना पुरानी मान्यताओं को क्या करता है, संबोधित करता है। और देखिए क्या कह रहा है कवि। कवि कह रहा है कि पुराने जो पत्ते हैं उनके रूप में पुरानी मान्यताओं को संबोधित करता है और कहता है कि हे संसार के जगत के जीर्ण पत्र यानी सूखे हुए पत्र, तुम जो है अब नष्ट होने वाले हो, इसलिए तुम तुरंत जल्दी से क्या हो जाओ, झड़ जाओ, तुम शीघ्र झड़ जाओ। तुम जो हो वो सर्दी गर्मी के प्रभाव से पीले पड़ गए हो, तुम जो है सर्दी गर्मी के प्रभाव से पीले पड़ गए हो, तथा साथ ही साथ तुम वसंत जो है उसकी हवा से क्या हो गए हो, भयभीत हो गए हो, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी क्या हो जाओ, झड़ जाओ। हे सर्वस्त्र ध्वस्त ए शुष्क शीर्ण, अरे कमज़ोर और टूटे फूटे, अरे शुष्क सूखे हुए जो पत्ते हों, तुम अब क्या हो जाओ, झड़ जाओ, गिर जाओ। तुम वितराग जड़ प्राचीन, और तुम तो विगत युग, और तुम तो बीते हुए युग के उदासीन, जड़ प्राचीन व प्राण रहित चियन हो, अवशेष हो, इसलिए अब तुम्हें क्या हो जाना चाहिए, झड़ जाना चाहिए। यानी तुम्हारे अंतिम का क्या आ गया है, समय आ गया है। और तुम तो बीते हुए युग के क्या रह गए हो, केवल चिन्ह मात्र रह गए हो, अब तुम्हारा कोई उपयोग नहीं रह गया है, तुम उद्देश्य से रहित हो गए हो, तुम्हारा कोई महत्व नहीं रहा, इसलिए अब तुम्हें क्या हो जाना चाहिए, झड़ जाना चाहिए। तो कवि यहाँ पे कह रहा है पत्तों को संबोधित करते हुए, और ये पुराने सूखे हुए पत्ते जो हैं वो प्रतीक है पुरानी मान्यताओं का। तो कवि यहाँ पे कह रहा है उन पत्तों के रूप में पुरानी मान्यताओं को संबोधित करते हुए कि तुम जो है ना बीते हुए युग की उदासीन, जड़ प्राचीन और प्राण रहित, यानी अब तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, तुम बहुत प्राचीन हो चुकी हो, तुम उदासीन हो, निष्क्रिय हो, तुम्हारा कोई उपयोग नहीं है, तुम्हारी मान्यताएं खत्म हो चुकी हैं, इसलिए अब तुम्हें नष्ट हो जाना चाहिए, हमें इनका त्याग कर देना चाहिए। साथियों, उसी प्रकार जिस प्रकार से कि पीले पड़े हुए पत्तों का व सूखे हुए पत्तों का झड़ने का, उनका वृक्ष से अलग होने का क्या आ जाता है, समय आ जाता है। आगे देखिए साथियों, मृत विहंग, आगे कवि जो है पुरानी मान्यताओं को मरे हुए पक्षी के रूप में संबोधित कर रहा है और कह रहा है कि जिस प्रकार से मरा हुआ जो पक्षी है, वो निष्प्राण है, प्राण रहित है, उसमें प्राण नहीं है, वो मर चुका है, लेकिन मरने के बावजूद भी वह पक्षी जो है ना अपना नीड जो है ना, अपना घोंसला है वो छोड़ने के लिए क्या नहीं है, तैयार नहीं है, बल्कि ये है कि जब पक्षी मर जाए तो उसे अपना घोंसला जो है वो छोड़ देना चाहिए, लेकिन पक्षी मर गया और वो अपना घोंसला नहीं छोड़ रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से साथियों, इस संसार में भी जो पुरानी मान्यताएं हैं उनके अस्तित्व का अब कोई महत्व नहीं रहा, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा, अब उनका कोई उपयोग नहीं रहा, उनका कोई महत्व नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना वो उस मरे हुए पक्षी की तरह इस संसार का क्या नहीं छोड़ रही हैं, साथ नहीं छोड़ रही हैं। श्वासहीन, यद्यपि वह पक्षी जो है निष्प्राण हो चुका है और प्राण रहित होने के साथ साथ ही अस्त व्यस्त पंखों से तुम च्युत, और उसके जो पंख है ना वो अस्त व्यस्त होकर के और उसके शरीर से च्युत यानी अलग हो गए हैं, गिर गए हैं, और गिर कर के झरझर अनंत में हो विलीन, और उसके शरीर से उसके पंख अलग होकर के गिर कर के और अनंत में आकाश में क्या हो गए हैं, विलीन हो गए हैं साथियों, मिल गए हैं साथियों। तो ठीक उसी प्रकार से जो है कवि भी यहाँ पे कहना चाहता है कि जिस प्रकार से उस पक्षी के पंख आकाश में विलीन हो गए, ठीक उसी प्रकार से इन पुरानी मान्यताओं को भी अब इस संसार से अलग होकर और अनंत में क्या हो जाना चाहिए, विलीन हो जाना चाहिए, क्योंकि जो नई मान्यताएं हैं उनका आगमन हो चुका है, और उनके आगमन के होते ही जो इन पुरानी मान्यताएं हैं इनको अपना स्थान छोड़ देना चाहिए। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे विशेष की बात करें तो कवि ने
यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि प्रगतिवादी स्वर में प्राचीन युग के विरुद्ध विद्रोह की भावना क्या की है, व्यक्त की है साथियों। नंबर 2 पे आप लोग विशेष में लिख सकते हैं कि प्रतीकार्थ रूप में जो है पुरानी मान्यताओं के लिए प्रतीकार्थ रूप में कवि ने सूखे हुए पत्ते व मृत पक्षी का क्या किया है, प्रयोग किया है साथियों। ओके, प्रतीक का सहारा लिया है। और यदि बात करें तो प्रस्तुत पद्यांश में वर्णावर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार, इसके अतिरिक्त जो है रूपक और अतिशयोक्ति अलंकारों का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। साथ ही साथ तत्सम तद्भव युक्त खड़ी बोली हिंदी का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है साथियों। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग यहाँ पे बात करें तो करुण रस का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है प्रस्तुत पंक्तियों में। तो ये था आज का अपना वीडियो, आज की अपनी क्लास साथियों। अगले वीडियो में मैं पुनः आप लोगों से मुलाकात करता हूँ एक और बेहतरीन कवि और उसकी महत्वपूर्ण काव्य रचना के साथ। तब तक के लिए एक बार पुनः आपको जय हिंद, जय भारत।